जब लीज़ा अपने आप में आई तो अलनासर ने उससे पूछा कि उसने चीख क्यों मारी थी। मुझे अपना अंजाम नजर आ गया था, लीज़ा ने उदास लहजे में कहा। तुमने वो खुश्क लाश देखी होगी, किसी औरत की है। ये कोई मुझ जैसी होगी। उसने मेरी तरह हुस्न के जादू चलाए होंगे। हर किसी के लिए सुहाना फरेब बनी रही होगी और कहती होगी कि उसके हुस्न को ज़वाल नहीं और वो सदा जवान और हमेशा जिंदा रहेगी। तुमने उसकी पसलियों के पिंजरे में खंजर फंसा हुआ देखा है, गले में हार देखा है। ये हार और ये खंजर जो कहानी सुनाते हैं वो मेरी कहानी है। और दूसरी जो खोपड़ियां बिखरी पड़ी हैं उनके साथ जो तलवारें और पर्चियां पड़ी हैं वो 100 बार सुनी हुई कहानी सुनाती हैं। मैंने ये कभी तवज्जो से नहीं सुनी थी। आज इस औरत की खोपड़ी देखी तो मुझे यूं नजर आया जैसे ये मेरी अपनी खोपड़ी हो। इस खुश खोपड़ी पर गोश्त चढ़ गया तो मेरा चेहरा बन गया। मैंने एक गिद्ध को देखा जो मेरे चेहरे से आंखें निकाल रहा था। एक भेड़िए को देखा जो मेरे गुलाबी गालों को नोच रहा था। इन मुर्दार खूनों ने मेरा चेहरा खा लिया और पीछे खोपड़ी रह गई। मुझे ऐसा नजर आया जैसे खोपड़ी के जबड़े और खौफनाक दांत हिल रहे हों। मुझे आवाज सुनाई दी, ये है तुम्हारा अंजाम। और मेरे दिल को किसी खौफनाक चीज ने दांतों में जकड़ लिया। कुछ दिनों बाद वहां जाकर देखना जहां पर हम पर फिदाइयों ने हमला किया था। अल-नासर ने कहा, वहां भी तुम्हें यही मंजर नजर आएगा। लाशों के पिंजर, खोपड़ियां, तलवारें और पर्चियां। शायद इनसे कुछ दूर थ्रीसा की खोपड़ी भी पड़ी मिल जाए। उसके सीने में भी खंजर उतरा होगा। वो सब औरत के लिए मरे हैं, ये सब भी औरत के लिए मरे हैं। अगर मैंने अपनी रविश ना छोड़ी तो एक रोज सहरा में गिद्ध और भेड़िए मेरे इस जिस्म का गोश्त नोच रहे होंगे, जिस पर मुझे नाज है और जिसे हासिल करने के लिए कोई जान पेश करता है, कोई दौलत। लीजा ने कहा, मगर इंसान इबरत हासिल नहीं करता, उनकी तबाही और बर्बादी नहीं देखता जो उससे पहले इस जमीन पर अपने ऊपर हुस्न, दौलत और जिस्मानी ताकत का नशा तारी करके तकब्बर और गरूर से चलते फिरते थे। मैंने अपने आप को पहचान लिया है, अपनी असलियत जान ली है। तुम भी सुन लो अन्नासर, खुदा ने तुम्हें मर्दों की ताकत और मर्दाना हुस्न दिया है। तुम्हें जो औरत देखेगी वो तुम्हारे करीब आने की ख्वाहिश करेगी। देख लो, तुम भी जाकर अपना अंजाम देख लो। वो ऐसे अंदाज से बोल रही थी जैसे उस पर आसेब का असर हो। उसकी शोखियां और फरेबकारियां खत्म हो चुकी थीं। वो किसी तारक दुनिया फकीर के लहजे में बोल रही थी। मैं तुम्हें अपनी असलियत बता दूं, उसने अल नासर से पूछा। मैं तुम्हें दिखा दूं कि मेरी पसलियों के पिंजरे में क्या है। उसने अपने सीने पर हाथ मारा और चुप हो गई। उसका हाथ सोने के उस हार पर जा लगा जिसमें जवाहरात भी थे। उसने हार को मुट्ठी में लिया, जोर से झटका दिया, हार टूट कर उसके हाथ में आ गया। उसने हार चश्मे में फेंक दिया, उंगलियों से अंगूठियां उतारी जिनमें हीरे जड़े हुए थे, ये भी चश्मे में फेंक दी। कहने लगी, मैं एक फरेब हूं अल नासर, मैंने तुम्हें भी फरेब दिया था। मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत भी पैदा हो गई थी, मगर उस पर मेरे फर्ज की बदरूह का भी असर था। ये बहुत अच्छा होगा कि फिदाइयों ने हम पर हमला कर दिया, और ये और ज्यादा अच्छा हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी में अपनी खोपड़ी देख ली। वरना मैं बता नहीं सकती कि जहां हम तुम्हें ले जा रहे थे वहां तुम पर क्या रूप चढ़ा दिया जाता, मेरी मोहब्बत का क्या हश्र होता। तुम एक बहुत बड़े फरेब का शिकार होने जा रहे थे। मैं अब झूठ नहीं बोलूंगी, तुम्हें इस मकसद के लिए ले जाया जा रहा था कि मैं अपनी खूबसूरती
اور محبت کے جھانسے سے تمہاری عقل پر قبضہ کر لوں اور تمہارے ہاتھوں سلطان ایوبی کو قتل کرایا جائے۔ گمشتگین قلعہ سیات میں اس لیے گیا تھا کہ شیخ سنان اسے صلاح الدین ایوبی کے قتل کے لیے کرائے کے قاتل دے دے۔ سنان نے بتایا اس نے 4 فدائی بھیج رکھے ہیں، اگر یہ بھی ناکام ہو گئے تو وہ آئندہ اس کام کے لیے کوئی فدائی نہیں بھیجے گا، کیونکہ وہ بہت سے کارآمد فدائی ضائع کر چکا ہے۔ آخر یہ سودا طے ہوا کہ گمشتگین تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے جائے اور سیف الدین کے قتل کے لیے تیار کرے۔ اتنے میں ہمارا افسر آ گیا، اس نے فیصلہ کیا کہ ایوبی کا قتل ضروری